शुरू करें। मैं आशीष राज पुरोहित। हम कक्षा 9 के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बल तथा गति के नियम। हमने इसके 4 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 5वां डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले 4 भागों की एक समरी बनाऊं या उन 4 भागों को मैं समेटूं तो हमने 4 भागों में वास्तविकता से बल होता क्या है इसके बारे में पढ़ा। फिर बल के बाद हमने गति के नियम जो न्यूटन साहब ने दिए थे, जिसमें से 2 नियम हमने पढ़ लिए हैं। और लास्ट लेक्चर में या चौथे भाग में हमने बल से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। आज 5वें भाग में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 5वें भाग में हम न्यूटन के गति का लास्ट यानी तीसरा नियम डिस्कस करेंगे। चलो करें शुरू अपन। लास्ट नियम पढ़ने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं जो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हम आज न्यूटन की गति का तीसरा नियम डिस्कस करेंगे। चलो एक प्रश्न लिखो आप। प्रश्न कितना, चौथा 5वां जो भी है, प्रश्न लिखो और उत्तर निकालने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, 2-3 तारे भले लगा दो। चलो लिखो आप क्वेश्चन। लिखिए 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस 5 न्यूटन के बल के द्वारा कितना त्वरण दिया जाएगा। ये क्वेश्चन है, आंसर निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है। आप पढ़ो क्वेश्चन को और कोशिश करो आंसर निकालने की। बढ़िया, कोशिश करो। वेरी गुड। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कोशिश करो। भले ही गलत आंसर आए, पेन चलाते रहो। जो भी आंसर आए कोशिश करो। भले गलत आंसर आए, ट्राई अगेन। चलो ट्राई कर रहे हो आप। कुछ रास्ता मिला या ना? चलो अब आप आ जाओ बोर्ड के ऊपर। मैं आशा करता हूं किसी ने भी कोशिश तो हर किसी ने की है, लेकिन समझ से थोड़ा परे है। हाँ या ना? यही है। चलो आओ बोर्ड के ऊपर अपन समझते हैं। क्वेश्चन है 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m2 को 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है और द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देता है। यानी हमारे पास 2 द्रव्यमान है। मान कितने पता नहीं, एक का मान है m1, दूसरे का मान है m2। थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। एक का मान है m1, एक का मान है m1, दूसरे का मान है m2। यानी मैं इस
M1 के ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाता हूं। सिंपली बात है, आप किसी भी वस्तु के ऊपर बल लगाओगे तो उसमें स्पीड होगी, वो चलने लगेगा, गति करेगी, त्वरण आएगा, आया ना। यानी M1 द्रव्यमान पर आप 5 न्यूटन का बल लगाते हो और एक और द्रव्यमान है M2, उसके ऊपर भी यदि आप 5 न्यूटन का बल लगाते हो, 5 न्यूटन का बल लगाते हो, तो पहला वाला द्रव्यमान है ये चल पड़ता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, और दूसरा वाला चलने लगता है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। लैंग्वेज जो क्वेश्चन की हो आप उसके अनुसार चला करो, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसा सोचना है, जो डाटा दिया हो उसी के अनुसार चलना है। 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान M1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा 5 न्यूटन का यही बल M2 द्रव्यमान को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, ये बोल रहा है। अब आगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन आगे बोल रहा है यदि हम इन दोनों द्रव्यमानों को मिक्स कर दें। देखो पहले अपन ने क्या किया, समझने की कोशिश करो। पहले मेरे पास एक M1 द्रव्यमान था, मैंने इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलने लगा। एक और द्रव्यमान था जो M2 था, मैंने इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू हो गया। अब मैं कह रहा हूं मैं इन दोनों द्रव्यमानों को मिक्स कर देता हूं, M1 और M2 को मिक्स कर देता हूं, यानी M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, मैंने इन दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद एक ऐसा द्रव्यमान बनाया, फिर मैं इसके ऊपर बल लगा रहा हूं 5 न्यूटन का। कितना? 5 न्यूटन का। तो अब जो त्वरण A आएगा वो कितना आएगा, ये पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन आया समझ में, ये पूछ रहा है, ये अपन ने खुद ने लैंग्वेज बनाई है प्रश्न के अनुसार। अब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और 5 न्यूटन का बल लगाते हैं, अब कितना त्वरण होगा, अब कितना त्वरण होगा, ये अपन को त्वरण अब ज्ञात करना है। चलो अब देखो, हमें पता है बल F बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। इधर समझो, बल F बराबर, पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूं, हर चीज समझते समझते चलोगे तो फायदे में रहोगे। अपन को पता है बल F बराबर होता है M गुणा A, F बराबर M A, मैंने यही बोला था और तारे भी लगवाए थे, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब पहली कंडीशन के लिए यदि हम ये वाला फॉर्मूला लगाए तो हमारे पास M1 आ सकता है, दूसरी कंडीशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाए तो M2 आ सकता है, और तीसरी के लिए यदि ये वाला फॉर्मूला लगाए तो A आ सकता है। वो कैसे, चलो अपन समझते हैं। जो पहली वाली है ये इक्वेशन, इसके लिए मैं बना रहा हूं। देखो पहली वाली के लिए मैं क्या लगा रहा हूं, बल F बराबर होता है M गुणा A। पहली वाली कंडीशन के लिए द्रव्यमान कितना है, M1A, कितना है M1, M1 है कितना वो पता नहीं। अब मैं इससे M1 ज्ञात कर रहा हूं, वो कैसे करूंगा, मैं वो करूंगा M1 बराबर कितना होगा, M1 बराबर होगा बल बटा त्वरण, बल बटा त्वरण। बल कितना है सर, बल है 5 न्यूटन का, और त्वरण कितना है सर, पहले वाले के लिए 10, पहले वाले के 10, यानी पहली कंडीशन में हमारे पास M1 बराबर आया 5/10, कितना आया 5/10, ये हमने ज्ञात किया M1। अब दूसरी कंडीशन पर ये फॉर्मूला लगाते हैं, यानी बल F बराबर M2 गुणा A। M2 कितना है सर, M2 तो हमें ज्ञात करना है, यानी M2 हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो M2 बराबर होगा बल बटा त्वरण, यानी F बटा A, आया ना। तो F कितना दिया हुआ है, F सर 5 दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ सर 20 दिया हुआ है, यानी 5/20, यानी M2 बराबर, यानी दूसरे कण का द्रव्यमान आएगा हमारे पास 5/20, यानी ये M2 आ गया 5/20 ये वाला, यानी M1 हमने ज्ञात कर दिया, M2 ज्ञात कर दिया। अब हमें इन दोनों को मिक्स करने के बाद त्वरण ज्ञात करना, यानी F बराबर M गुणा A, हमें क्या ज्ञात करना, A करना है। तो A बराबर क्या होगा सर, A बराबर होगा F बटा M, हाँ या ना, यही होगा। F कितना है, F सर 5 न्यूटन का है, M कितना है, M है सर M1 प्लस M2, यानी M1 प्लस
m2, ये क्या है m, तो m1 और m2 कितने, और ये पड़े, यानी 5 बटा m1 कितना है सर 5/10, m2 कितना है सर 5/20। अब इसको और सोल्व करते हैं, 5 का 5 बटा, सोल्व कर सकते हो आप, लसब को तो आयो 20/10 कितनों, 2 ना गुणों क्यों 10 प्लस 20/20, एक ना 5 में गुणों क्यों तो 5, हाँ है ना। यानी इसको और अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5/10 प्लस 5 कितना हुआ 15/20, 15/20। अब ये 20 ऊपर चला जाएगा, यानी 5 गुणा 20/15, हाँ है ना। अब मैं 5 से काट दूं, 1 5 5 5 10 3 5 15, यानी 1 गुणा 20/3, यानी 20/3, यानी 6.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी जो हमारे पास त्वरण आया है, जो हमारे पास ए आया, जो उत्तर आया है वो आया 6.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये है त्वरण का आंसर, या त्वरण जो हमारे पास आया वो आया 6.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? थोड़ी बहुत गणित है, मैं आशा कर रहा हूं कि ये चीजें थोड़ी टिपिकल क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नीट जैसे, डॉक्टर जैसे एग्जाम में यही पूछे जाते। यदि किसी को भी ये चीज पहली बार पढ़ने में, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रही है तो इसका मतलब उसका दिमाग अच्छा है। फिर भी किसी को नहीं आ रही तो आप कोशिश करोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। ये इसका आंसर है, ए बराबर 6.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 तारे लगा देना और इस क्वेश्चन को आप आंसर को उतार दो, आंसर को उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो उतार दिया, मैं अब साफ कर रहा हूं, अब मैं साफ कर रहा हूं। चलो आगे बढ़े। ये हमने न्यूटन के गति के 2 नियम पढ़ लिए, 2 नियम से संबंधित जो क्वेश्चन थे हमने कर लिए। अब आप हेडिंग डालो, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, ये हेडिंग डालो आप, गति का तीसरा नियम। चलो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, थ्योरेटिकल कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। चलो इसमें लिखो आप, पॉइंट्स लिखो आप, लिखना शुरू करो, डैश करके लिखो आप। प्रत्येक क्रिया की सदैव, प्रत्येक क्रिया की सदैव, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत, बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती हैं, दिशा में प्रतिक्रिया होती हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रत्येक क्रिया की सदैव, प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में, बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती हैं, प्रतिक्रिया होती हैं। ये लिख लिया। अब आप या करके लिखो, या करके और नई वाली लाइन में लिखो, यानी इसकी एक और परिभाषा लिखवा रहा हूं, लिखो आप। जब एक वस्तु, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर, दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर, पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है, तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। खड़ी पाई लगाकर लिखो, खड़ी पाई लगाकर लिखो। ये बल, ये दोनों बल, ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान, परिमाण में सदैव समान, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं।
लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ये था न्यूटन की गति का तीसरा नियम। हालांकि जो पहली लाइन लिखी वही काम की है। चलो आप आ जाओ बोर्ड के ऊपर। यदि आपको पूछा जाए कि गति का तीसरा नियम क्या है, तब आप लैंग्वेज ये लिखनी। पहली लैंग्वेज क्या है? प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी आप किसी वस्तु पर बल लगाओगे, आप किसी वस्तु को धक्का दोगे, तो वो आप एक क्रिया कर रहे हो उसके ऊपर, उस धक्के देने की क्रिया के हमेशा विपरीत दिशा में एक और प्रतिक्रिया होगी। मैंने पहले भी बोला एक बार, यदि मैं आपके एक गालों पे थप्पड़ मारता हूं तो आपके गाल भी मेरे हाथ पे उतना का उतना बल लगा रहे हैं। यहाँ मैंने जितनी थप्पड़ मारी इतना गाल मेरे हाथ पर थप्पड़े लगा रहे। मतलब प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये किसने बोला? न्यूटन साहब ने। यही है गति का तीसरा नियम। फिर आगे क्या है? मैंने दूसरी इसकी परिभाषा क्या लिखवाई? दूसरी मैंने ये लिखवाया, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यानी मेरे पास एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु मेरे पास बी है। यदि ए बी के ऊपर बल लगाती है एफ, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है, वो भी तात्क्षणिक। यानी ए बी पर जितना बल लगाएगा, बी उस ए के ऊपर भी इतना बल लगाएगा, इतना बल लगाएगा। ये दोनों बल परिमाण में समय हमें सदैव समान, यानी पहले ए ने जितना बल लगाया, बी उतना का उतना इसके ऊपर बल लगाएगा। लेकिन इन दोनों की दिशा विपरीत होती है, यानी ए इस दिशा में बल लगा रहा हो और बी इसके उल्टा दिशा में बल लगा रहा है। इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। आया समझ में? या भले उतार दो और नीचे वाली लाइन में एक और लाइन लिख लो। ये पूछा जाता है, जो मैन है वो ये पूछा जाता है, लिखो आप, न्यूटन के तृतीय नियम को या न्यूटन के गति, ऐसे लिखो, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। ये लिख लिया? चलो अब इसके उदाहरण लिखो। यानी क्रिया प्रतिक्रिया या तीसरे नियम के उदाहरण है। उदाहरण लिखो, आपको ध्यान रखने हैं। उदाहरण और बराबर करके लिखो, बराबर करके लिखो। चलना, चलना क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है। कोमा तैरना, कोमा तैरना, कोमा बंदूक से गोली निकलने पर, बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक का पीछे की ओर, बंदूक का पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त होना, बंदूक का पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त होना। ये भी उसका उदाहरण है। एक और उदाहरण लगा दो, कोमा करके लिखो। रॉकेट की गति, रॉकेट की गति, रॉकेट की गति, रॉकेट की गति। ये चार उदाहरण थे इसके। अब आप एक लाइन छोड़कर नीचे की ओर लिखना शुरू करो। एक लाइन छोड़कर नीचे की ओर लिखना शुरू करो। लिखो, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में, अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर, बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल का, आगे की ओर एक बल, आगे की ओर एक बल निरूपित होता है, निरूपित होता है। खड़ी पाई लगाओ, खड़ी पाई लगाओ और आगे लिखो। गोली भी बंदूक पर, गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में, गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती हैं, बल लगाती हैं। खड़ी पाई लगाकर लिखो, खड़ी पाई लगाकर लिखो।
इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त होती हैं। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त होती हैं। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। खड़ी पाई लगाकर एक लाइन छोड़कर नीचे की ओर लिखो। खड़ी पाई लगाकर एक लाइन छोड़कर नीचे की ओर लिखो। एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। ये दो एग्जाम्पल थे जो मैंने विस्तार पूर्वक बताए। अब आप बोर्ड के ऊपर आओ, मैं इन दोनों उदाहरणों को समझा रहा हूं। चलो आ जाओ बोर्ड के ऊपर। पहली चीज है, यदि गति के नियम के तीसरे नियम के संबंधी उदाहरण पूछे, हमारा चलना भी क्रिया प्रतिक्रिया का एग्जाम्पल है। हम तैरते हैं, यानी अपना हाथ अपन एक पानी के ऊपर लगाते हैं तो पानी भी उतना बल अपने हाथ की ओर लगाते, इसे बोलते क्रिया प्रतिक्रिया। इसी के कारण हम तैर सकते हैं। या बंदूक से निकली हुई गोली, आप देखना यदि किसी को आपने बंदूक चलाते देखा है तो उनके कंधे या शोल्डर मजबूत होने चाहिए। वो जैसे गोले चलाते हैं, गोले आगे की ओर जाती है, बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त होती है। यानी किसी के अंदर इतने शोल्डर या कंधे मजबूत नहीं है तो टूट जाते हैं उनके, क्योंकि जितनी स्पीड से वो बंदूक उस गोली के ऊपर बल लगाती है तो गोली भी उतना बल लगाती है, लेकिन गोली निकल जाती है, बंदूक नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से ज्यादा होता है, इसलिए उसका त्वरण कम होता है। तो बंदूक तो थोड़ी पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त होती है लेकिन गोली निकल जाती है। या रॉकेट की गति, आप देखो रॉकेट को जैसे लॉन्च करते हैं, नीचे की ओर जो आग निकलती है वो आग नीचे की ओर पृथ्वी के ऊपर बल लगाती है, वही वापस उतना उसकी प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होती है। इस कारण पृथ्वी तो वैसे अपने आप में एक विशाल है तो इसका त्वरण भी कम होगा। यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका त्वरण कम होता है, वो तो वहीं की वहीं रहती, लेकिन रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया नियम के एग्जाम्पल है, जिसमें से मैंने आपको दो विस्तार पूर्वक बताए। दो कौन से? बंदूक वाले में क्या है, सिंपली बात है, आप यदि बंदूक लेते हो, लेनी नहीं है यदि आपके पास ये बंदूक है, अपना एग्जाम्पल मानते हैं, ये बंदूक है, बंदूक से आप यदि इस ट्रिगर को दबाते हो तो इस बंदूक से गोली निकलती है और आगे की ओर चली जाती है। यानी इस बंदूक ने इस गोली के ऊपर जितना बल F लगाया वो बल समान मात्रा का इस गोली ने इस बंदूक के ऊपर F लगाया। यानी बंदूक ने इस साइड इसके ऊपर लगाया, इसने पीछे की ओर लगाया, यानी क्रिया प्रतिक्रिया हुई। अब बंदूक से निकली गोली तो चली जाती लेकिन बंदूक नहीं निकलती, यानी वो थोड़ी प्रतिक्षिप्त होती है, वहीं रहती। क्यों रहती? हमें पता है बल बराबर होता है M गुणा A, और A यानी त्वरण बराबर होगा, त्वरण बराबर क्या होगा सर? बल बटा द्रव्यमान। यानी त्वरण और द्रव्यमान एक दूसरे के विपरीत है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ये ऐसे बन रहा है, A समानुपाती M बटा A बराबर M बटा A, यानी त्वरण बराबर द्रव्यमान बटा, उल्टा बोल रहा, त्वरण A बराबर है बल बटा द्रव्यमान।
बल बटा द्रव्यमान, यही से तो बन रहा है, A बराबर F बटा M। यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका त्वरण कम होगा, त्वरण कम होगा तो वो गति भी कम करेगी, हाँ या ना, चलेगी कम। यानी गोली का द्रव्यमान बंदूक से कम है, गोली का द्रव्यमान बंदूक से कम है, गोली का द्रव्यमान कम है, इसका मतलब त्वरण ज्यादा होगा, तो त्वरण ज्यादा होगा तो ये दूर जाएगी, आया ना। अब सेकंड कंडीशन बोलो, बंदूक का द्रव्यमान गोली से ज्यादा है, यानी बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका मतलब बंदूक कम जाएगी, यानी पीछे की ओर कम प्रतिक्षिप्त होती है, इसका त्वरण भी कम होगा। यही सेम कंडीशन आप नाव की देखो, यदि नाव के अंदर आपके पांव डाले हुए तो आप एक पांव बाहर डालकर कूदने की कोशिश करोगे, या आप ऐसा करो, यदि आप तलाई के अंदर नहाते करते हो तो यदि कोई लकड़ी रखी हुई है उसके अंदर, तो आप लकड़ी के ऊपर पांव रखकर कूदोगे ना आगे की ओर, तो लकड़ी पीछे की ओर जाती है, यानी आपने क्रिया प्रतिक्रिया यहीं पर लागू होगी, आप गए आगे की ओर, लकड़ी गई पीछे की ओर। ये भी उदाहरण किसका है, इस नियम का, गति के तीसरे नियम का। ये थे न्यूटन साहब के गति के 3 नियम जो हमने पढ़ लिए, और मैं आशा करता हूं कि ये नियम आपको समझ में आ गए। लगभग 90% अपना चैप्टर हो गया पूरा। एक और हेडिंग बची है लास्ट में, वो आप हेडिंग डाल दो, फिर हम आगे बढ़ते। एक हेडिंग डाल दो आप, रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, ये वाली हेडिंग आप डाल दो, रेखीय संवेग संरक्षण। इसके ऊपर हम डिस्कशन कल करेंगे, लगभग कोशिश करूंगा कल भाग नंबर 6 में हम इस चैप्टर को पूरा कर ले। ये हेडिंग आप बड़ा सा डाल दो, रेखीय संवेग संरक्षण। चलो गुड लक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बढ़िया पढ़ाई करते रहो।